जी, दिनेश जी। देखिए, बात ऐसी है कि ये जो राष्ट्रपति ट्रंप का आप ज़िक्र कर रहे हैं, सभी जगह पे ज़िक्र हो रहा है जब से वो मध्यस्थता उन्होंने की है, उसमें जो केंद्र बिंदु है वो है सीज़ फायर। जो ट्रंप साहब हैं, उनका ज़िक्र भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो सीज़ फायर के साथ जुड़ा हुआ है। और सीज़ फायर को लेके मैं इसलिए इसको केंद्र बिंदु बोल रहा हूं क्योंकि जो भी चर्चाएं और बहस हमारे देश के अंदर हो रही हैं विशेषकर, वो सारे इसी बात को लेके हो रही हैं कि वो युद्ध जो है वो होना चाहिए था, और लॉजिकली और पाकिस्तान को युद्ध के द्वारा जो है उसकी अपनी जगह दिखानी चाहिए थी। और ये जो बीच में आपने 3 दिन 4 दिन जो किया है, इसका कोई ऐसा सार्थक नतीजा नहीं सामने आया। तो उन्होंने जैसे बात की, और सही भी है कि पाकिस्तान में तो उन्होंने वो उसको वो क्या यौमे समथिंग मैं भूल रहा हूँ कि एक तरीके का विजय दिवस के रूप में उसको वहां पे मनाया। देखिए, बात ऐसी है कि जो सीज फायर है, इसके अर्थ, मैं पंजाब से हूं, मैं एक सरहदी जो शहर है वहां को बिलोंग करता हूं, लेकिन अभी मैं लुधियाना में हूं, जो पंजाब के बिल्कुल मध्य में है। जब से सीज फायर हुआ तो एक बड़ी राहत और तसल्ली वाली जो है एक बात जो है, एक भावना जो है, वो सुनने को और देखने को मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब के लोग थे जो इसलिए वो राहत महसूस कर रहे हैं कि 3 दिन में ही काम निपट गया, कि वो शायद इस युद्ध से उनको कुछ डर लग रहा था। ऐसा कतई नहीं। वो इसलिए क्योंकि देखिए, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में इतिहास रहा है युद्ध का, उसका बहुत बड़ा जो नुकसान है, या आप कहें कि पहला नुकसान है, वो पंजाब भुगतता रहा है। उसका कारण भी एक ये है, अगर हम जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, लेकिन जो वहां का टेरेन है और जो यहाँ का टेरेन है, हमारा बिल्कुल मैदानी इलाका है। पंजाब में तो अगर 1971 की युद्ध की बात करें तो आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट होता है हमारा, हमारे सैनिकों का और उनके सैनिकों का। तो पंजाब जो है वो भुगतता रहा है। लेकिन इस बार जो 6 जिले हैं पंजाब के, ऊपर पठानकोट से शुरू हो जाए आप तो फाजिलका तक, पूरे पंजाब का 532 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। इन 6 जिलों में इस बार जो बिल्कुल सटे हुए हैं, उदाहरण के तौर पे अटारी का जो बॉर्डर है, वहां से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर गांव है। मेरे मित्र हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि किसी कोई व्यक्ति गांव छोड़ के नहीं गया। रोजमर्रा की अभी ये इसकी गेहूं की कटाई हुई है, और जो रोजमर्रा का जीवन है वो बिल्कुल नॉर्मल रहा इन 3 दिनों में भी, ऑपरेशन संदूर के टाइम से लेके सीज फायर तक। और यही कुछ फिरोजपुर में हमारे मित्र जो हैं, वो बता रहे हैं कि जी उनको तो ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता ही, अगले दिन चला सुबह 7 बजे उठे एंड लाइफ एज नॉर्मल। उससे आप थोड़ा नीचे आ जाए, फाजिल का 13-14 किलोमीटर है उसकी सरहद, लाइफ नॉर्मल है। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य ये है कि ये जो एक बेखौफ बेखौफी वाला एक जो आलम था, माहौल था इन सरहदी जिलों में, वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ, उन लोगों का कहना है कि हमारे अपने रिश्तेदार हैं जो पंजाब के दूसरे शहरों में रहते हैं, और हम वहां पे भी जा सकते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें हमने इसलिए नहीं छोड़ा। बात लंबी हो जाएगी अगर मैं उन लोगों को कोट करूं जिन्होंने बात की है। वो इसलिए छोड़ा क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें इस बात पे पूर्ण विश्वास था
कि भारत पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है। हमारी जो सेना है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, वो इतनी सक्षम है कि पाकिस्तान जो है वो हमें नुकसान वैसा नहीं पहुंचा सकता। इन पूरे के पूरी बेल्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, लोगों का यह कहना है कि हमने कोई ऐसी मूवमेंट आर्मी की देखी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। अब मेरा शहर जो है वो फरीदकोट है और 32 किलोमीटर फिरोजपुर से अंदर की तरफ है। मैं 1971 की बात कर रहा हूं कि तब जैसे छावनी बन जाती है, जगह जगह पे आर्मी के ट्रक्स जा रहे हैं, फौजी सैनिक जा रहे हैं, लेकिन इस बार वो ऐसा दृश्य नहीं मिला। तो इसलिए उसकी वजह जो आप हम गैर रस्मी बात भी कर रहे थे कि एक टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, जिसमें भारत ने इन 4 दिनों में अपनी जो पाकिस्तान के मुकाबले अपनी जो सुपीरियरिटी है उसको सिद्ध किया है। अब वहां के फाजिलका के गांव के लोग जो बता रहे हैं, फिरोजपुर के साथ वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं जो हमारे गिरे हैं, या हमें पता था जो गिरे हैं रॉकेट वो खेतों में मिले हैं। तो ऐसा नुकसान जिसके बारे में पाकिस्तान में मैं प्रेस उनकी मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता रहा हूं कि तो वो कह रहे हैं कि अब पंजाब में आप हलवारा एयरबेस, यहां से मैं 30-34 किलोमीटर दूर बैठा हूं, वहां से पठानकोट का एयरबेस है हमारा, और साथ में अंबाला अंबाला पंजाब के साथ सटा हुआ है। तो कितने सैन्य ठिकाने हैं, कितने स्ट्रेटेजिक ठिकाने हैं, लेकिन भारत की जो क्षमता है, जो इस बार जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जो वॉरफेयर लड़ने का जो तरीकाकार है, जो आर्सेनल यूज उसमें इस्तेमाल होता है, तो ये 1971 के बाद पहली बार टेस्ट हुआ है कम से कम। जी। अब आप देखिए, मैं इस बात को दोहराता नहीं हूं कि फिर भी जिक्र करना जरूरी है इस संदर्भ में कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो 9 जगहों पे, ठिकानों पे उन्होंने अटैक किए, हमारे 24 हमले किए। तो पाकिस्तान की जो क्षमता है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। दे वर टेकन एज अ शॉक। लेकिन युद्ध को लंबा करना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई एलानिया मकसद था। भारत युद्ध के लिए कभी नहीं उन्होंने कहा हम युद्ध करेंगे पाकिस्तान के साथ। एलानिया मकसद यही था कि वहां पे जो आतंकी ठिकाने हैं, वहां के जो उनको स्पॉन्सर किया जा रहा है, वहां को हमने टारगेट करना है, और उसी को ही किया गया है। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कारण नहीं है हमारे ऊपर हमला करने का। तो उनकी तरफ से जो कार्रवाई, जो सैनिक कार्रवाई होनी थी, क्योंकि हमारे ऊपर ये दोष तो लगता नहीं है कि हमारे पंजाब में, जम्मू कश्मीर में कोई ऐसे आतंकी ठिकाने हैं जहां से हम आतंकवाद को पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इसलिए उनके पास, तो इसलिए उन्होंने इसका जवाब जो है वो सैनिक हमले, हमारे जो सैन्य ठिकाने उनको, उनके लिए, क्योंकि उनकी भी अपनी वहां पे भी जो उन्होंने हिस्टीरिया क्रिएट किया है, वो यही किया है कि भारत हमारा दुश्मन है, तो इसलिए हम वहां पे उसको हमला किया। तो हमारी नहीं, तो हमारी जो है एक किस्म की एक राष्ट्रीय बेइज्जती वाली बात है उनके उनके अवाम की नजरों में। लेकिन इस बात का जो है पहले से ही भारत को पता था, और इसलिए जो कार्रवाई हमारी तरफ से की गई है वो जवाबी कार्रवाई, हमला नहीं। और दूसरा कि ये कहना कि कितना नुकसान हुआ, कितना सरकार बताए, देखिए अभी भी ऑफिशियली ये बताया गया कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पूरा नहीं हुआ। ये जो बात कही जा रही है कि जी बिना शर्त हमने सीज फायर कर लिया, उसमें एक शर्त है। वो शर्त ये है कि अगर पाकिस्तान, इसको हम स्वीकार करते हैं, इसको अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा करता तो हम कार्रवाई करेंगे, ये एक कंडीशन है उसमें। ठीक है सर, ठीक है। तो मेरा यह मानना है कि ये जो सीज फायर है ये वेलकम है, क्योंकि युद्ध हमारी तरफ से नहीं ऐलान किया गया और युद्ध इसका कोई हल नहीं है। तो ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और बड़ी निर्णायक है, और भारत ने अपनी इस बात के ऊपर पूरा खरे उतरे हैं कि अगर आप बाहर, आपकी जमीन से ऐसा कुछ होता है तो उसका अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम करेंगे। ऐसा हुआ है और लोगों में इस बात को लेके इत्मीनान है, कम से कम पंजाब। जी विवेक साहब, आपने सभी विद्वानों की बात सुनी।
मैं कोई प्रश्न नहीं करूँगा। लेकिन इस सारे परिदृश्य में प्रधानमंत्री कहाँ हैं? बस इतना ही पूछूँगा। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के लोगों को संबोधित करें, बताएँ। तो वेयर इज़ द पॉलिटिकल लीडरशिप हियर? सेना को आगे बना के आप पीछे हटकर बैठे हैं आराम से, लेकिन चीज़ें तो आप ही करवा रहे हैं। तो देश को संबोधित आपने करना था ना, आप तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। उससे मुझे दिक्कत है, मुझे पर्सनल तौर पे दिक्कत है। पॉलिटिकल लीडरशिप शुड बी ऑन द फोरफ्रंट। कहते हैं ना, कोई भी जंग होती है ना, लीडर सबसे सामने होता है और वो लीडर कहता है कि जैसे बॉर्डर फ़िल्म में जो डायलॉग था ना कि सबसे पहले गोली मैं खाऊँगा, तुम पीछे रहना और मैंने भागने की कोशिश की तो मुझे गोली मार देना तुम। लीडर को फ्रंट में रहना चाहिए सर, लीडर पीछे रह के आदेश नहीं देता। दैट इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द लीडरशिप ऑफ एनी काइंड सर। लेकिन पूरे परिदृश्य के ऊपर मैं आपकी विस्तारित टिप्पणी चाहूँगा, विवेक देशपांडे जी। अनम्यूट कर लीजिए। सर अनम्यूट कर लीजिए। जी, जी, जी। हाँ, दिनेश जी, जब जहाँ तक आपके पहले सवाल का प्रश्न है, जो आपने पूछा कि भई क्या प्रधानमंत्री को सामने नहीं रहना चाहिए? इसका सीधा उत्तर है, सामने रहना चाहिए, फ्रंट पे रहना चाहिए। ही शुड लीड बाय एग्ज़ाम्पल, वो तो है। लेकिन हम हमारे प्रधानमंत्री को अच्छे से पहचानते हैं। वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हो तब वो सामने आएँगे ना। वो प्रधानमंत्री से ऊपर समझते हैं अपने आप को। अगर वो प्रधानमंत्री समझते अपने आप को तो ये सब करते, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं समझते। अब क्या समझते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। वो शायद इस देश के राजा समझते हैं अपने आप को, तभी तो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाते, तभी तो राष्ट्र के नाम संदेश नहीं जारी करते। जब युद्ध जैसी परिस्थिति हो तो हर देश का ये तरीका होता है, हर देश में ये एक रिवाज होता है कि उस देश का जो प्रमुख है वो अपने राष्ट्र के नाम संदेश देता है। टेलीविजन पर जाता है, रेडियो पर जाता है, जहाँ कहीं भी जाना हो, वहीं जहाँ से भी वो संदेश दे सकता है राष्ट्र के नाम से देता है। यहाँ पर वो नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई भी चीज़ सरकार की तरफ से नहीं होती। सीज़ फायर का अनाउंसमेंट ट्रम्प करते हैं। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। इस पर अगर हर भारतीय ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो फिर क्या ऑब्जेक्शनेबल है? ये अगर ऑब्जेक्शनेबल नहीं है तो फिर क्या ऑब्जेक्शनेबल है? सीज़ फायर हुआ या नहीं, ये बताने वाला ट्रम्प कौन है? और ट्रम्प भी अगर कोई वो रिस्पेक्टेबल प्रेसिडेंट होता अमेरिका का तो समझ भी सकते थे। वो एक टिन पॉट प्रेसिडेंट है। वो आए दिन कुछ भी बकते रहता है। वो वो बिल्कुल भी रिस्पेक्टेबल नहीं है। किसी लिहाज से रिस्पेक्टेबल आदमी नहीं है वो। तो ऐसा एक टिन पॉट प्रेसिडेंट अमेरिका का हमारे सीज़ फायर का अनाउंसमेंट करता है। ये हमारे लिए बहुत खेदजनक है और अपमानजनक भी है और हम उसको ऐसा करने देते हैं। उसको अलाउ करते हैं। वो कर सकता है इसलिए कि उसको पता है कि हम करने देंगे। उसको अगर ज़रा भी खौफ होता है इस बात का कि भारत इस बात को पसंद नहीं करेगा तो नहीं करता। लेकिन हमने उसको करने दिया। वो गलत है, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है और उसके बाद भी हमारी सरकार की तरफ से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई कि वो ट्रम्प ने जो कहा वो हमने उनको ऑथराइज़ नहीं किया है, उन्होंने अपने लेवल पर किया। हम अपना अनाउंसमेंट खुद करेंगे, अपने वक़्त पर करेंगे, अपने टर्म्स पर करेंगे और वो बाद में फिर किया गया, जो भी हुआ वो बाद में किया गया। लेकिन उसमें एक डिस्क्लेमर पहले सरकार ने ऐड करना था कि ट्रम्प ने जो सीज़ फायर अनाउंस किया है